तो स्फेरिकल मिरर जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि लॉ तो अपना वैलिड रहेगा ही रहेगा, एंगल आई बराबर एंगल, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो अभी भी वैलिड है। क्या वो जो अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, एंगल आई बराबर आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इन द नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन, ये वाले जो लॉ अपन ने पढ़े थे, ये लॉ कैसे प्लेन मिरर के लिए थे या सबके लिए थे? तो कैसी भी सरफेस हो सबके लिए थे, वैलिड थे। अपन ने बोला ठीक है भाई, सबसे बढ़िया बात, एकदम ठीक है। अब अपन सुनते हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी यानी कि वो वैलिड है। अगर स्फेरिकल मिरर की अपन बात करें तो अपन सब लोग जानते हैं इसमें दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉन्केव मिरर और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये हिंदी वर्जन है इनके। खैर हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स बोलेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मिरर्स को जो बनाया गया वो किसी गोले से बनाया गया है। समझिए ग्लास का गोला ले लीजिए, उस ग्लास के गोले में अगर अपन सिंपल सी बात करें कि अगर इस ग्लास के गोले की बात करें तो इसे सी बोलते हैं। यहाँ पे इसका अगर एक सेगमेंट ये लें और इस सेगमेंट को इधर से सिल्वर्ड कर दें, एक गोला लें ग्लास का और उसको पीछे से क्या कर दें, सिल्वर्ड, और उसे कट कर लें, तो क्या ये मिरर ऐसा नजर आएगा? आवाज नहीं आई भाई साहब? कौन सा मिरर, कॉन्केव कॉन्वेक्स? कौन सा? कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा मान लीजिए इसकी बजाय ऐसा मिरर हो तो ये क्या है, कौन सा है? ये भी कॉन्केव ही है। इसको ऐसे की बजाय ऐसे रखा है, चौकियों, इसको ऐसे की बजाय बेवकूफ मत बना करो, ध्यान से देखो एकदम। तो ये दोनों कौन से मिरर है? बेसिकली जिसकी इनर साइड, बेसिक सी बात होगी आज के लेक्चर में, बहुत टफ बात नहीं होने वाली है, इसे ध्यान दें। ये बेसिकली जब इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, क्या होती है? इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है तो उसे बोलते हैं कॉन्केव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर। ठीक भाई साहब। और अगर इनर साइड को सिल्वरिंग कर दें और बाहर को रिफ्लेक्टिंग बना दे तो वो कौन सी होती है? कॉन्वेक्स। कौन सी होती है? कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। ये कौन सा? कॉन्वेक्स। कोई बुराई वाली बात नहीं, दोनों कॉन्वेक्स मिरर। जब भी कोई मिरर बनाया जाता है उसके कर्वेचर से जो गोला बनता है, क्या बनता है? उस गोले का जो सी होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, मजा आया, वाह वाह। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत बढ़िया, क्लैरिटी से समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस गोले का जो आर होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है कि डायग्राम से समझ जाओगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बात करते हैं छोटी छोटी बातें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, कॉन्केव मिरर पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। अब बात करते हैं पोल की। किसकी? पोल, क्योंकि पोल के बाद प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, तो पोल की बात करते हैं। पोल जैसे मान लो कि एक मिरर है, मेरी बात ध्यान सुनना, जो तुमने अभी तक करा उसके कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं। एक पोल है और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक? ये एक मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ध्यान से देख, क्या तू पोल यहां पे लेता है? सेंटर ऑफ द मिरर पे। पोल कौन लेता है? पोल मिरर पे बना हुआ होता है या हम लेते हैं? बेसिकली इट इज अ पॉइंट विच इज टेकन बाय अस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग द। देन हाउ शुड वी चूज दैट पोल? हाउ शुड वी चूज दैट? जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे, समझना अच्छे से, ऐसे मिरर है, ये मिरर है मान लो, और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। अगर तूने कभी भी थोड़े बहुत सवाल करे तो तुझे पता पड़ेगा कि तू पोल यहां मिडिल में लेगा या यहां लेगा? सोच के बोलना। यहां लेंगे, यहां लेंगे। अगर ये गोला ऐसा है तो यहां लेंगे। हमेशा मिडिल ऑफ द मिरर लेंगे, ये जरूरी? अगर ऐसा पढ़ रखा है तो भूल जाओ, अच्छे सवालों में ऐसा हो, ये कोई जरूरी? पहली बात, मिडिल ऑफ द मिरर पोल होता है, ये जरूरी? याद हो सकता है 12वीं में पढ़ाओ, ये कोई रूल नहीं है, इट्स नॉट अ रूल। बेसिकली पोल इज अ पॉइंट ऑन द गोला, पोल इज अ पॉइंट टेकन बाय अस, so that it is convenient to measure object and image distances from the pole. फिर से समझें, pole is a convenient point taken on the by us so that it is convenient to measure object and image. जैसे मान लीजिए आप खुद ही सोचो, ऐसे था, सोच मिरर था, ठीक? अब तूने इस मिरर को यहां ऑब्जेक्ट रखा था, तूने पोल यहां ले लिया। मैं तो कह रहा हूं किसी ने मिरर काट दिया है, ऐसे कटिंग हालांकि अपन बाद में पढ़ेंगे, इतना ही रखा, तब भी सोच इस मिरर का कौन सा पॉइंट होगा जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान होगा? यहां से। अभी भी पोल अपन यहीं लेंगे, अभी भी पोल अपन वो सवालों के साथ अपने आप अपने को समझ में आने, हाँ 95% सवालों में ये कन्वीनियंट पॉइंट मिडिल होता है, 95% सवालों में ये पॉइंट
मिडिल होता है जो कि आपको 12वीं में पढ़ा दिया गया है, पर यही हमेशा सच्चाई हो ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ नहीं आई यार, आई कि नहीं आई? क्या बिल्कुल पिक्चर क्लियर है एकदम? तो बेसिकली पोल इज अ पॉइंट, पोल इज अ पॉइंट ऑन गोला, पॉइंट ऑन गोला टेकन बाई अस, टेकन बाई, इट इज easy या convenient, it is convenient to measure object and image distances from pole, object and image distances from pole. 95, इसके बाद आप खुद लिखोगे, अभी लिख लेना, पहले रुक जाएंगे। 95% टाइम ये कन्वीनियंट पॉइंट क्या मिडिल ऑफ द मिरर होता है? yes, पर आपके लिए 5% सवाल आ सकते हैं, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो पोल मिडिल होता है कि कन्वीनियंट पॉइंट होता है? ऐसे जगह लिया जाता है जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी को मेजर करना आसान। तो पहली बात, जैसे ही सवाल देगा पोल चूज कर लिया, क्या चूज कर लिया? पोल। अच्छा, पोल चूज कर लिया, और पोल चूज करने के बाद फिर आती है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन आती है? Once you have chosen the pole, जैसे ही हमने मिरर का पोल चूज कर लिया, जैसे मान लीजिए मिरर है और हमने इसका पोल चूज कर लिया, तो लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन? लाइन पोल एंड द क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले कौन चूज करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की पोल? पोल। जब इसको कर लेते हैं तो फिर आती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आती है? प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू पोल एंड तो भाई साहब मुझे कॉनकेव आता है, कॉन्वेक्स आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो? एक और बात करते हैं जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या बोलते हैं? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल सी। रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है भाई साहब? ध्यान से सुने, अच्छा लगेगा आपको सुन के, बहुत ही सुंदर मास्टर। देखिए, हंसे कि तुम लोग? मान लो कि आपने इस गोले में से, ये जो गोला है ना आपका, ये जो गोला है, ये थोड़ा कम गोला है ना, बेकारी। तुम्हें मुझसे गालियां सुने बिना अच्छा नहीं लगता ना? सुकून मिल जाता ना इससे? हाँ साला आज का काम हो गया। देखो बेसिकली अगर आप इस गोले को काटो, यहां से सोचिए, इस मिरर को काटो, तो वास्तविकता में मिरर है ना ऐसे दिखाई देगा, आप समझे? ये कोई लाइन नहीं है, ये वास्तविकता में ऐसे है। ऐसे है ना? अरे यार, ऐसे मेरा हाथ। तो इस जहां से इसको कट करा, जहां से इसको कट करा, वहां पे भी एक सर्कल बनाए, बना कि नहीं बना? अब समझना कि इस गोले का ये आर तो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो गोला कटता है, इस गोले का जो ये छोटा आर है, ये कहलाता है रेडियस ऑफ। अच्छा बताओ, इसमें साइज कौन बताएगा? बड़ा आर, छोटा आर? मैं पूछूं मिरर की साइज कितनी है, कौन अंदाजा देगा? सोच के बोलो। छोटा आर की बड़ा आर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं आया? क्या कहते हैं? नहीं आया। तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या कहते हैं? तो हु विल गिव यू द बेसिकली अंदाजा ऑफ साइज एंड हु विल गिव यू द अंदाजा ऑफ कर्वनेस? रेडियस ऑफ। जैसे मान लें, जैसे बोलूं कि एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर और एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, कौन ज्यादा मुड़ा हुआ है? सोच के बोल, कौन ज्यादा मुड़ा हुआ है? जिसका रेडियस कम, क्या वो ज्यादा घूम रहा है? जिसका रेडियस ज्यादा वो। तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर टेल्स यू अबाउट द कर्वनेस ऑफ द मिरर? क्या रेडियस ऑफ अपर्चर टेल्स यू अबाउट द साइज ऑफ द मिरर? कर्वेचर और अपर्चर, क्या बात एकदम क्लियर है? जेई ने एक बार क्या करा था, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने क्या करा, जैसे मान लीजिए उन्होंने यहां से लेकर यहां तक की दूरी दे दी। उन्होंने वास्तविकता में पता क्या करा? ये दूरी दे दी, ये उन्होंने। तो बेसिकली आप ध्यान दो, तो ये दूरी डी मान लो। क्या मान लो? डी। खैर इसकी कोई तुम्हें जरूरत नहीं। तो क्या आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कभी दिया हो तो उसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
एक बार बहुत पहले जेई सब्जेक्टिव पूछा था ना, तो उन्होंने पता क्या करा था, उन्होंने रेडियस ऑफ अपर्चर दे दिया था। क्या दे दिया था? रेडियस ऑफ अपर्चर दे दिया था, और ये मोटाई दे दी थी यहां से लेकर यहां तक की टी। तो सोच क्या है, डी की वैल्यू बेसिकली r माइनस टी हो गई। तो क्या इस इक्वेशन में रख दोगे तो क्या r निकल आएगा? उन्होंने बच्चे से इनडायरेक्टली r निकलवाया था, फिर सवाल सॉल्व करवाया था। कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई थी, पर कोई रॉकेट साइंस। पहली बात अपन ये समझे, क्या अपने को रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में 110% क्लैरिटी है? मुझे लगा तुम्हें आया कि नहीं आया? सोच लो, गारंटीड। उतार ले अब उतार ले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे। पीले पांडी, कैसी हैं आप? कोई परेशान तो नहीं कर रहा आपको? नहीं कर रहा, शाबाश। चलो अब देखिए, देखो अपन ने पढ़ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ अपर्चर। कोई चीज बेसिक छूट गई क्या अपने से? क्या छूट गया? क्या छूट गया? फोकस पढ़ते हैं। आपने सुनी होगी इस तरह की बातें, सब उसी पर छोटी छोटी बातें बात करें, तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने को फोकस करना चाहिए, फोकस पर। किस पे फोकस करना चाहिए? फोकस पर फोकस कर लेते। लो भाई आइए मिलके करते हैं सब लोग, फोकस के बारे में बातें करते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें तो देखिए क्या चीज, फोकस। मान लीजिए कि एक मिरर है, एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, सिंपल अपने को दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसका पोल है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए कि एक रे बिल्कुल पैरेलल आई, जो किसके पैरेलल थी? कहां से टकरा के जाएगी? फोकस की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? प्रूव कर लेते हैं। अरे यार, क्या कर लेते हैं? प्रूव। तो अपने आप में बात समझ में आ जाए, प्रूव कर लेते हैं उस बात को। एक रे जो पैरेलल आई, बिल्कुल उसको ध्यान देंगे, जहां पे वो टकराई वहां पे अगर नॉर्मल बनाना हो, सर्कल में अगर नॉर्मल बनाना हो तो कहां से लाइन पास करनी चाहिए? अगर सर्कल में नॉर्मल बनाना तो कहां से लाइन पास करनी चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी लॉ वैलिड है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, अपन उस पर बात कर लेते हैं। तो अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लिया, कुबाज येलो सा। मान लेते हैं जितना एंगल इसने बनाया वो है थीटा। कितना है? तो जाते वक्त कितना एंगल बनाएगी? कितना बनाएगी? अरे आंटियों पहले सुन लिया करो, फिर उतार लिया करो। मुस्कान आंटी, पहले भी कई बार कह चुका हूं, प्रेम से समझा चुका हूं, समझाने के तरीके मुझे बहुत आते हैं। चलो मेरी बीवी को 10 साल हो गए मुझे समझाते हुए, पर उसे आज तक समझ दे थीटा। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो थीटा अब रेक जाएगी कितने से? थीटा से। तो भाई साहब वापस थीटा से निकल ली, ये लो भाई साहब। अब जब वो वापस थीटा से निकली तो ऐसे गई, ये थीटा। तो ऐसे अब ध्यान से देखते हैं, कैलकुलेशन समझते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी? अच्छा, ऐसे नॉर्मल डाल लेते हैं। अच्छा ये थीटा, तो ये कितना? सोच लो, बहुत बढ़िया सर, ये थीटा। समझ। अच्छा यहां से लेकर यहां तक कितना? अच्छा ये और ये क्या कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि 90 थीटा और एक साइड कॉमन, मतलब ये कितना है? करेक्ट, ये r/2। बहुत बढ़िया सर, ये r/2। अच्छा यहां से लेकर यहां तक की कितनी दूरी है? ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है साहब। अब देखते हैं ये r/2, ये ट्राइंगल देखो, ये क्या ये हाइपोटेन्यूज है? और ये बेस है। तो ये r/2 cos थीटा sec थीटा। आवाज नहीं आई यार? हाँ, तो ये दूरी हुई r/2 sec थीटा। नहीं आया? हो। तो अगर ये r/2 sec थीटा और ये टोटल r, तो ये कितना? r माइनस r/2 sec थीटा। हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए था? क्या मैंने कुछ गलती करी है? सही है गलत है? पर हमने तो r/2 पढ़ा था, r/2 पढ़ा था। पर ये r/2 आ रहा है कि r माइनस r/2 sec थीटा? r माइनस r/2 sec थीटा है कि नहीं? तो r माइनस r/2 sec थीटा, r माइनस r/2 sec थीटा। पर भाई साहब हमने तो r/2 पढ़ा था, क्योंकि जो आपने पढ़ा था वो सही है या ये सही है?
ये भी सही है, जो आपने पढ़ा था वो भी सही है, पर उसमें कुछ चीज आपने कम पढ़ी थी, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पहली बात, कोई भी रे अगर पैरेलल आए तो कहां से पास करती है? r/2 से, क्या r - r/2 sec थीटा? where theta is the angle made by the normal with the of the incident ray with the normal। बोलो क्लियर है? r - r/2 sec थीटा पे मिलती है, वास्तविक आंसर यही है। पर हम फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं, सुने ध्यान से, कि अगर रे, फोकस की डेफिनेशन का ये हिस्सा नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। फोकस की डेफिनेशन क्या है? फोकस की डेफिनेशन कहती है कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले तो फोकस किसके लिए डिफाइंड है? रे के लिए कि मिरर के लिए? डल रिस्पॉन्स किसके लिए? आपको बोला ये मिरर है, तो आपको उसकी कोई प्रॉपर्टी पता होनी, तो आपको उसकी फोकस एक प्रॉपर्टी पता होती है। तो उस फोकस की डेफिनेशन क्या है? कि अगर कोई मिरर हो, उस पर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराए, पैरेलल एंड पेरेक्सियल। ये पेरेक्सियल का क्या मतलब है? पेरेक्सियल का मतलब है थीटा इज स्मॉल और यू कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। जब भी बोले रेज आर पेरेक्सियल, रेज आर पेरेक्सियल का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। व्हाट इज स्मॉल? कोई बुराई वाली बात? ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा है, वाह वाह। आप सुने ध्यान से। चाय पिएंगे आप लोग? जूस वूस? पक्की बात? अरे मुकेश, एक कप चाय और लिया ना, जब ये निकले तो ड्रॉपर भी लिया ना एक देखिए, और उधर वाला कांच है ना, नहीं बोल तो बहुत दिन से होता है। ये देखो, पैरेलल एंड पेरेक्सियल, पैरेलल एंड तो रेस पैरेलल भी होनी चाहिए और पेरेक्सियल मतलब थीटा स्मॉल। अगर पैरेलल होती है तो ये होता है, पर पेरेक्सियल में एक चीज और होगी, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इज, ये आता है तुम्हें, साइन थीटा इज थीटा, टेन थीटा इज थीटा। ये समझाऊं सबको? सोच लो, गारंटीड। अगर मैं आपसे बोलूं 10 हाफ डिग्री, हाफ डिग्री छोटा है कि बड़ा है? हाफ डिग्री छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो 10 हाफ डिग्री को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया। ऐसे साइन हाफ डिग्री को क्या लिखोगे? हाफ। क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया। और हाफ के लिए कितनी होती है? साइन 30। बहुत बढ़िया। यानी कि साइन हाफ डिग्री इक्वल्स टू साइन 30, यानी कि हाफ इक्वल्स टू 30, मतलब 60 इक्वल्स टू 1, यानी कि 59 इक्वल्स टू 0। तो ये क्यों बोले साइन हाफ डिग्री? आप ये क्यों बोले? ऐसे घूसा मार दूंगा, कुंड में गिरोगे भैंसों के साथ। ये सही है गलत है? तो बोल रहे हमें तो आता है। हाफ डिग्री छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो ये सही है। थोड़ी देर वो नहीं पढ़ा रहा, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, जनरल फिजिक्स सीख रहे। बोल ये सही है गलत है? भाई साहब हाफ डिग्री में नहीं रखते हैं इसको। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये कौन सा आ गया? रेडियस सुना था। रेडियन किसकी यूनिट है? और डिग्री? तो फिर उनमें रिलेशन क्या है? पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, हाफ डिग्री नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे वास्तविकता में? गलत। हाफ इंटू बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या 1 डिग्री का मतलब, सॉरी, क्या 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन? तो क्या 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180? तो क्या इंटू पाई बाई 180? अब सही है ये। तूने दूर दूर तक मेरी बात समझ? अच्छा, 2 डिग्री छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। अब वरना तुम ऐसे गलती करते ना तो ऐसे लिख देते साइन 2 डिग्री इक्वल्स टू 2। अबे साइन कभी 2 हो ही नहीं सकता। अरे यार, ऐसी बेवकूफ़ी करने की आवश्यकता, जल्दबाजी में कर जाते हैं, हमें पता नहीं पड़ता, ऑप्शंस में लिखा भी होता है। और आप समझ लो जे एडवांस बहुत खतरनाक है। मल्टीपल करेक्ट आ रहे हैं भाई साहब, एक भी गलत कर दिया -2 मार्किंग है। तुमने पैटर्न ही नहीं देखा। मल्टीपल करेक्ट में अगर आपने सही करा तो कोई बात नहीं, पर आपने गलती से भी एक गलत टिक लगा दिया तो -2। 4 सही के और -2, 50% नेगेटिव मार्किंग है। खतरनाक पैटर्न है। और इंटीजर टाइप आया है, वो भी कैसे? 0 से 9 नहीं, पॉइंट। मगर आपने 3.21 आंसर आया है, 3 और आपने 3.18 भर दिया तो आपको नंबर
कहीं कह रहे मैंने नहीं करनी, बहुत हो गया दिन का। चला बोर्ड में तो बड़ी अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट थोड़ी आया अभी, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan, ये अपने को बताना चाहिए वेयर थीटा इज इन रेडियन। चल मैं वापस ट्रैक पे आ जाता हूं, ये अपने को पता होना चाहिए अगर छोटा हो तो। अच्छा अगर ये छोटा हो तो cos थीटा कितना होता है? cos थीटा कितना होता है? 1, क्योंकि क्या cos 0 इज अप्रोक्सीमेटली 1? तो cos थीटा sec थीटा इसको क्या लिख लिया जाता है? 1, क्योंकि cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। अगर हम बात करें कि ये वाली कंडीशन है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा? इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो फिर ये फॉर्मूला क्या r माइनस r बाई 2 sec थीटा इज अप्रोक्सीमेटली r माइनस r बाई 2। बोलिए सुन, दैट इज r बाई 2। सो फोकस का रियल फॉर्मूला ये है कि ये है? फोकस का रियल फॉर्मूला ये है कि ये है? यही है। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, एम्स ने बहुत बढ़िया कंफ्यूज करा था, एक बार बताऊंगा क्या अभी, इसे पहले समझो अच्छे से। फोकस की डेफिनेशन यही है। कोई आपसे पूछे फोकस का रियल फॉर्मूला क्या है? r बाई 2 की r माइनस r बाई 2 sec थीटा? r बाई 2 ही है, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन क्या कहलाती है? आपको किसी भी मिरर का अगर फोकस पता करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस मिरर पे पैरेलल रे गिरानी चाहिए और वो साथ ही साथ पैरेक्सियल भी होनी। अगर ये दोनों कंडीशन ले लोगे तभी फोकस डिफाइन होगा, वरना डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा एंगल ले लोगे तो हर एंगल के लिए फोकस अलग अलग होगा। अरे यार नहीं आया। मान ले मैं 5 डिग्री तक छोटा एंगल मानता हूं। कहां तक मानता हूं? तो 0 से लेकर 5 डिग्री तक जितनी भी रेज आएंगी वो सभी क्या r बाई 2 पे मिलेंगी? पर 10 डिग्री पे जो रे आई, 15 पे जो आई, 30 पे जो आई, 45 पे जो आई, क्या सब अलग अलग पे मिलेंगी? नहीं आया। उनके लिए फोकस डिफाइंड। फोकस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर जो कहता है कि अगर उस मिरर पर रेस पैरेलल गिराई जाए और पैरेक्सियल गिराई जाए और तो वो जहां मिलेंगी उसे क्या कहते हैं? इसलिए फोकस r माइनस r बाई 2 sec थीटा है कि r बाई 2 है? अगर कभी रेस का एंगल बड़ा आ जाए तो उसे कहते हैं मार्जिनल रेस। क्या कहते हैं? ये तब लगाएंगे फॉर मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस का क्या मतलब है? मार्जिनल रेस का क्या मतलब है? थीटा इज लार्ज। थीटा इज, अरे नहीं आया। सो थीटा इज लार्ज, तो r बाई 2 इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोकस। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर रेस पैरेक्सियल भी होनी चाहिए और पैरेलल। किसके पैरेलल? क्या जो मैं बोला चमका? 99% सवाल आपके पैरेक्सियल रेस पे ही आएंगे। कितने परसेंट? 99। इसलिए अगर कुछ नहीं बोला हो तो रेस कैसी माननी है? कैसी माननी है? अच्छा, रे पैरेक्सियल कहने के और भी कई तरीके भाई, या तो बोलते पैरेक्सियल रे, या बोलते एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। थीटा इज स्मॉल कहने के कई तरीके। देख, थीटा इज स्मॉल कह सकता है वो आपको कह सकता है पैरेक्सियल कह सकता है, वो आपको कह सकता है क्या? सुने, वो आपको कह सकता है, सुना क्या क्या? रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इससे क्या फायदा हुआ बोलो? अगर ऐसा बोले रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इससे क्या फायदा हुआ बोलो? सोच, जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ऊपर जाओगे क्या थीटा इंक्रीज करेगा? बेकार रेस्पॉन्स। जितना ऊपर जाओगे उतना थीटा, तो जितना पैरेक्सियल प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगे उतना थीटा, और जितना कम होगा उतना वो पैरेक्सियल होगा। यानी कि अगर बोला जाए रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी क्या मतलब वो ही है कि रेज आर पैरेक्सियल। और आगे चलते हैं। अगर बोला जाए रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है यार? क्या मिरर की साइज बताता है? रेडियस ऑफ अपर्चर स्मॉल का मतलब क्या है? बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा तो क्या बहुत पास में होंगी? तो पास में होंगी क्या उनका थीटा अपने आप स्मॉल होगा? तो क्या थीटा छोटा करने के 4-5 तरीके हो सकते हैं। थीटा छोटा हो सकता है, पैरेक्सियल बोल सकते हैं, रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल। और आप तब भी छोटा मान लो जब कुछ नहीं कहा हो, कुछ नहीं कहा हो, तब भी आपको क्या मानना है? थीटा इज स्मॉल। क्या फोकस की डेफिनेशन समझ आई है? या प्राण पखेरु उड़ गए हैं? सोच लो उधर।
मेरी चाय आई थी। हाँ हाँ, उधार ले गया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया साहब। तो हमें फोकस की डेफिनेशन समझ में आई, तो फोकस पे इस पे सवाल करते हैं। इसे मान लीजिए, तो उतार लिया ना तुमने, थोड़ा रफ्तार तेज रखो। देखिए रब कर दूं, सुनो, मान लीजिए मैं आपको सवाल दूं कि ये आपका मिरर है ऐसे, ठीक, मिरर है और मिरर की, मान लीजिए मिरर पे एक ऐसे रे आ रही है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कितना है? किसका रेडियस 5 सेंटीमीटर? अपने मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 5 सेंटीमीटर। और बोलेंगे जो रे आ रही है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पर यहां से 3 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना ऊपर है? फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। सवाल है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। क्या आंसर 2.5 है? सोच के बोलो। सवाल यही है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर इट इंटरसेक्ट्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर इट इंटरसेक्ट्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। क्या ये रे पैरेक्सियल है? आपको जज करना है, सवाल इतना ही। अब हो सकता है पहला ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर हो। क्या 2.5 सेंटीमीटर सही ऑप्शन है? क्या आपको सोचना है? सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, बस इतना ही डेटा दिया हुआ है, बताइए। हाँ भाई, उड़ गए तोते। आंसर क्या ये इसके फोकस पर मिलेगा? इस मिरर का फोकस कहाँ है? R/2 कहां पर है? 2.5 पर। क्या ये रे 2.5 पे मिलेगी? अपन तो बेसिक से चलते हैं। पहली बात, क्या ये रे पैरेक्सियल है कि नहीं है? डेटा दे रखा है, चेक करो। अगर एक ही रे दे रखी तो डेटा चेक करना चाहिए। सुने, इसका सेंटर कर्वेचर कितनी दूरी पर? 5। ये रहा 5। इस जगह नॉर्मल डालो। हाँ, ये दूरी कितनी? 3। अच्छा, ये कितनी? 5। तो ये एंगल कितना? सब लोग बोलेंगे यार बेकार रेस्पॉन्स। कितना? आपको नहीं लगता ये 3, 5 और ये 4, क्या ये ट्राइंगल बन गया अपने स्टैंडर्ड? क्या आपको नहीं लगता थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है? कितनी है? अब बोल 37 डिग्री छोटा है कि बड़ा? छोटा की बड़ा? तो R/2 की R - R/2 सेक थीटा। डेटा ने बताया आपको कि ये पैरेक्सियल नहीं है, तो फिर R/2 कैसे लगा सकते हैं? तो फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा R - R/2 सेक। तो देख रे ऐसे है और सेक थीटा के लिए 37, तो ये जो आंसर आया यह है R माइनस, यानी कि 5 माइनस 5/2 R माइनस R/2 सेक 37। व्हाट इज 37? सब लोग बोलेंगे 5/4। कोई बुराई वाली बात। 4 2 8, 8 5 40, 40 minus 25 is 15/8 centimeter is the correct answer. 15/8 centimeter is the correct answer. 15/8 centimeter is the correct answer. चलिए
15/8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। दस कि देयर इज अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। चलो लैंग्वेज लिखा था हम तेरे को, देखो देयर इज अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। देयर इज अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, full stop. A ray incident parallel to the principal axis and at a distance f from the principal axis and at a distance f from the principal axis and at a distance f from the principal axis. Find out the point where it meets the principal axis. Find out the point where it meets the principal axis. Where it meets the principal axis. बस ठीक है, बेसिकली जहां मिलेगी उस पॉइंट की दूरी बतानी है पोल से। सवाल की लैंग्वेज ऐसी ही थी। अरे हुआ क्या, हो गया, चलिए आइए। पहले समझिए उसने सवाल में क्या बोला। उसने सवाल में बोला कि भाई एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है, मतलब कि f पक्का 2r, सॉरी r/2 यार नहीं आया। अगर उसने फोकल लेंथ इसकी f बोली तो क्या पक्का फोकल लेंथ इज r/2, मतलब क्या r इज बेसिकली 2f, r इज बेसिकली 2f। ये तय बात है, क्योंकि फोकल लेंथ अगर f बोली है तो वो तो r/2 है, इसमें कोई शक वाली बात। अब उसने थोड़ा सा उलझाया, उसने बोला कि एक रे आई जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पर खास बात यह है कि वो वास्तविकता में इससे कितना ऊपर है, f, यानी कि f को उसने न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया। अगर ये वैल्यू f है, ध्यान से देखें, ये वैल्यू f दी इसने। अब देखते हैं ध्यान से, जिस जगह टकराई मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर c है, ऐसे खुबाच, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये वैल्यू f है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू r है, और r बेसिकली क्या 2f है। यार बेकार रेस्पॉन्स। अब बोल थीटा क्या है, क्या साइन थीटा इज f/2f? यार बेकार रेस्पॉन्स। साइन थीटा इज, जब साइन थीटा मैंने लिखा f/2f, जब साइन थीटा मैंने लिखा f/2f, तो f ने f को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? हाफ, यानी कि थीटा की वैल्यू। अब बोल 30 छोटा है क्या, छोटा है कि बड़ा है? मतलब कहां मिलेगा वो r/2 के r-r/2 sec थीटा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो भाई साहब मुझे r-r/2 sec थीटा लगाना पड़ेगा। अगर मैं r-r/2 sec थीटा लगाऊंगा तो r क्यों नहीं लिखूंगा, 2f माइनस 2f/2 sec 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? यार आवाज नहीं है यार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? कोई बुराई वाली बात, r-r/2 sec 30। तो अपन ने देखा 2 ने 2 को मार दिया, sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। तो भाई साहब ये आ गया 2f कॉमन आ गया, 1 - 1/√3। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। ऐसे सवाल और कराऊं कि कंसेप्ट मन में बैठ गया है एकदम पक्का? तू चाहेगा तो मैं एक आध और करा दूंगा, इसलिए मेरे को खास बात नहीं है अल्लाह। और अगर मन मंदिर में कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं। अब बोल ही नहीं रहे, पता ही नहीं पड़ रहा है यार। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? क्या r-r/2 कब sec थीटा कब लगाते हैं और r/2 कब लगाते हैं? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? हाँ, आपको 99% टाइम फोकल लेंथ r/2 ही लेनी होगी, जो अपन 99% टाइम करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 सवाल मैंने अच्छे करा भी दिए तो आपको कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो नॉर्मल अपना प्रूफ करा जाता है जिसे हम बोलते हैं मिरर्स फॉर्मूला, क्या बोलते हैं? जो अपन फॉर्मूला अपन ने सुना उसका प्रूफ सुनते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, फील से आए थोड़े से। प्रूफ इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि उसी फील से कई सारे सवाल होते हैं, इसलिए मिरर्स फॉर्मूला को समझे। बहुत ज्यादा आपके डायरेक्ट प्रूफ आने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उसे समझ में हमें आना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। आपने 12वीं में जरूर पढ़ा होगा, पर 12वीं में आपने कितना पढ़ा ये मेरे को 2-4 क्लास में पता पड़ गया है। बोर्ड के एग्जाम में आया था ये डिराइव मिरर्स फॉर्मूला, तो फिर छोड़ दूं? अब बेकारी बना के आए थे मिरर। हाँ, तुम कैसे बोर्ड में प्रूव करते हो मुझे सब पता है। जितने भी हैंड्स प्रूव वाले सवाल आते हैं ना, तुम सब लोग प्रूव करते हो उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कुपच कुपच गुजड़ 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 हैंड्स प्रूव। हैंड्स प्रूव का सवाल छोड़ा है कभी तुमने? साला क्या मैं प्रूफ जल्दी से बता दूं रफ्तार में, क्योंकि ये सब स्फेरिकल मिरर। अच्छा एक बात समझ लो आप, जैसे आप मिरर पढ़ रहे हो, जैसे तो मैं आपको ऑप्टिक्स अभी शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों को ऑप्टिक्स बिल्कुल आखिरी में पढ़ाऊंगा, जो लेट आएंगे, उनको जब ऑप्टिक्स पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो स्पीड पकड़ चुके होंगे, सब कुछ हो चुका होगा, तो तुम्हारे से आधे लेक्चर में पढ़ाई जाएगी पहली बात, क्योंकि उस समय तक बच्चा आधी से ज्यादा चीजें जान चुका होता है। मैंने आपको पहले बोला जिस दिन 60% कोर्स खत्म हो जाएगा उस दिन वास्तविकता में 75 to 80% कोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे आज साइन थीटा का कॉन्सेप्ट बताया, प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप पूरे होते जाते हैं। जब हम उसको ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं तो इधर बनाते हैं मिरर, इधर बनाते हैं लेंस। इधर क्या बनाते हैं? आखिरी में अगर पढ़ाएंगे तो इधर बनाएंगे मिरर और इधर बनाएंगे लेंस, दोनों एक साथ पढ़ाते हैं। मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि जितना मैं मिरर पढ़ा रहा हूं क्या एग्जैक्टली वैसा ही लेंस होगा? मिरर का फॉर्मूला आएगा 1/b + 1/u = 1/a। ऐसे लेंस का क्या आएगा? इन दोनों का 90% हिस्सा सेम है, इसलिए जब मैं मिरर पढ़ा रहा हूं तो समझ लो आप लेंस भी पढ़ रहे हो। गॉट माय पॉइंट? उस समय बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, या बताऊंगा तो बोलूंगा देखिए पढ़ाया हुआ है। गॉट माय पॉइंट? इसलिए ध्यान से पढ़ें उसको। जैसा मिरर वैसा ही लेंस, एग्जैक्टली सेम चलेगा। जो वहां नई चीज होगी वो होगी सिल्वरिंग, जो वहां पे नई चीज होगी वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जो वहां पे होगा वो होगा कटिंग ऑफ लेंसेज, नया जो अलग चीज होगी। बाकी सब ये पुरानी वाली कहानी उसमें चल रही होगी। खैर, तो इसलिए मैं मिरर के प्रूफ सब कुछ करा रहा हूं, इसको अपन अच्छे से समझते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए इधर देखिए, अच्छे से समझते हैं अपन कि भाई अपन ने मिरर्स फॉर्मूला लिया। क्या लिया अपन ने? मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला देखें 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 देखें। चलिए मान लीजिए कि अपना पोल है, रफ्तार में सुनते हैं क्योंकि आपके मोड में भी आया है बिल्कुल बेसिक के साथ। मान लीजिए अपना पोल है, मान लीजिए अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैं बोलता हूं कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यू। बहुत बढ़िया साहब, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, कोई बुरे वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली जो बिल्कुल सीधी गई, जो सीधी गई उसके लिए I0 तो R0, तो क्या वो सीधी निकल आई? बिल्कुल सीधी की सीधी निकल आई। एक और रे अपन ने ली जो पैरेक्सियल रे कंसीडर करी जाएंगी। एक और रे लेते हैं जो ऐसे गई, जो रे ऐसे गई ध्यान से देखें तो पैरेक्सियल ही कंसीडर करी गई है, बड़ी कंसीडर नहीं करी गई है। मान लीजिए कि उसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया थीटा, तो टकरा के भी कितने से आई? थीटा। जहां पर ये दोनों रे मिली वहां पर क्या बनी? इमेज। क्या बनी? अच्छा मुझे बताओ, इमेज एक रे, दो रे, अनंत रे, पर क्या हम सिर्फ दो कंसीडर कर रहे हैं? ये सभी की सभी अनंत रे क्या पैरेक्सियल है? ये सभी की सभी रे क्या है? पैरेक्सियल। बहुत बढ़िया साहब, जहां पे मिली वहां पे इमेज। डायग्राम वाले में दो के लिए बना रहा हूं, पर बात ऐसी कर रहे हैं, थीटा पर स्मॉल ले रहे हैं, ये एंगल अल्फा मान, एंगल गामा मान लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो थीटा इज स्मॉल? बोलिए यस और नो। तेरे को नहीं लगता कि अगर थीटा स्मॉल है, इसका मतलब भले दिखने के लिए मैं इतना ऊपर दिखा रहा हूं, पर वास्तविकता में ये मिरर के बहुत पास होगा? आपको नहीं लगता अगर ये मिरर के बहुत पास होगा तो अल्फा बीटा गामा भी छोटा होगा? अरे हाँ ना बोल यार। तो थीटा इज व्हाट? अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल। यस और नो? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया से बात समझ में आई। जहां पर ये टकराई मान लीजिए उसे मान लो एम पॉइंट, वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, उसे बोल दो एन पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट। आपको नहीं लगता कि अल्फा बीटा गामा थीटा बहुत छोटा है? तो क्या ये एनपी भी बहुत छोटा है? ये एनपी भी बहुत। तो अगर थीटा छोटा तो अल्फा बीटा गामा स्मॉल इंप्लाइज एनपी इज नेग्लिजिबल। एनपी इज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ओहो, तो एनपी इज नेग्लिजिबल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। और देखते हैं ध्यान से, अब हम ट्राइंगल्स को देखते हैं। देखिए ट्राइंगल देखिए OMC, ट्राइंगल देखिए OMC, और इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाइए। अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू, सबको समझ में आता है क्या? अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये नहीं पता कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती नहीं आती? अरे मुश्किल मेरा ऐसे हुआ। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम शर्मा के तो नहीं बोल रहे हो? मास्टर और डॉक्टर, इन दोनों से अपनी बीमारी छुपानी वरना तकलीफ देती है, और दोनों आपको डांट सकते हैं, पर इन दोनों से अपनी तकलीफ छुपानी
हो सकता है मैं आपको डांट दूं, गुस्सा आ जाए, नीचे फेंक दूं, पर बीमारी छुपानी, याद रखना एकदम, तभी तो इलाज कर पाएंगे। खैर, और तुम्हें तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो तुम्हें प्लेन मिरर पढ़ के ही पता, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू। अब बोल दूसरा ट्रायंगल CMI, सब लोग बोलेंगे बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू, बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू, क्यों ना, सही तो कर रहा हूं ना? हाँ, बोल यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा माइनस, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है? बोलो, दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करोगे तो बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अरे सही कर रहा हूं क्या? कुछ गड़बड़ करी कहीं मैंने? तो बीटा माइनस अल्फा है, तो बीटा माइनस अल्फा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो अपन ने लिखा गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू, पता नहीं पड़ा ना यहां से यहां, ये पता नहीं पड़ा ना। कई लोग तो परेशान है, कभी 2 डंडे लगाता, कभी 1 लगाता। अब सोच, अल्फा बीटा गामा छोटे की बड़े, छोटे की बड़े, अगर ये छोटे तो क्या अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा, क्या बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा, क्या गामा इज इक्वल्स टू गामा इज अप्रोक्सीमेटली 10 गामा, तो लिख दो भाई साहब, यहां पे लिखो 10 गामा प्लस 10 अल्फा इक्वल्स टू 2 10 बीटा। नाउ 10 गामा की वैल्यू ड्राइंग यहां से बोल, पहले तो ये से ये समझ आया, कोई बुराई। अब बोल 10 अल्फा की वैल्यू, 10 गामा की वैल्यू ध्यान से। अच्छा, इमेज की पोल से दूरी क्या होती है? b, क्या होती है? b। क्या 10 गामा इज mn अपॉन ni, क्या NP is negligible? क्या NI is approximately PI? But क्या PI is V? So this is Mn upon V. समझ में आया मैंने क्यों लिखवाया था? है ना? 10 अल्फा, सब लोग बोलेंगे 10 अल्फा, 10 अल्फा Mn upon NO, but क्या NO is PO and PO is U. So Mn upon U. 10 beta, 10 beta, Mn upon 10 beta, Mn upon NC PC, PC is R. Very good. So this is Mn upon Mn ने Mn को 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F. F क्यों लिखा? क्या चीज? R by 2। कोई बुराई? अरे हाँ ना बोल। कोई लोग ओ तेरी बोर्ड में तो मैं पता नहीं क्या करके आया था। 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F. दिस इज द मिरर्स फॉर्मूला जो आपने सुना है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब रेस कैसी हो। ये फॉर्मूला फील के साथ याद होना, ऐसा कोई आपको जेईई में पूछेगा नहीं कि प्रूव दैट, बट ये कई अच्छे सवालों में आपको उसमें कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको पता होना, डिटेल पता होनी चाहिए हर एक बात की। उतारे अच्छे से, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। क्यों भाई? लड़के तो फिर भी शरीफ, पहले अपन भटक गए। सो 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F. 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F. बहुत बढ़िया साहब। अब इस फॉर्मूले में पहली बात अपन कुछ समझे। ये फॉर्मूला हमने प्रूव करा कॉनकेव मिरर के लिए, किसके लिए? अच्छा, हमने कई बातें कंडीशन मान ली इसमें। हमने क्या माना? ऑब्जेक्ट इधर रखा, हमने ये भी मान लिया इमेज इधर ही रखी है, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट इधर हो या इमेज इधर ही हो। हमने सारी स्पेशल कंडीशन ले ली, तब हमने इसे प्रूव करा। अगर हम इसे जनरलाइज करना चाहें, क्या करना चाहें कि ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड हो, ये सारे केसेस के लिए भी वैलिड हो, तो जनरलाइज करते वक्त फॉर्मूला यही रहेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं एक बार, अगर हम जनरलाइज करें, जनरलाइज का मतलब है कि ये सारे मिरर्स के लिए वैलिड हो, चाहे वो स्फेरिकल, मतलब चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल। तो जनरलाइज करने के लिए V U
एंड एफ रखते हैं साइन के साथ, रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, रखते हैं साइन के साथ, ध्यान सुने, वी यू एफ रखते हैं साइन के साथ। इस पर्टिकुलर केस में अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, मैं पोल को अगर ओरिजिन ले लूं, थोड़ा फील करना जो मैं कह रहा हूं, पोल को क्या ले लूं मैं, और इधर पॉजिटिव ले लूं, समझने के लिए इधर क्या ले लूं, तो ये सोच, वी क्या है, यू क्या है, फोकल लेंथ क्या है, तीनों नेगेटिव। यहां पे वी यू और एफ जो रखे ये मैग्नीट्यूड है कि जो अभी हमने प्रूव करा उसमें वी यू एफ क्या है। सोच अगर मैं साइन के साथ रखता तो यहाँ माइनस वी आता, यहाँ माइनस यू आता, और यहाँ क्या माइनस माइनस कट जाता, क्या वापस यही आता। इसका मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। अगर मैं इधर उधर भी करूंगा तो वी यू और एफ को साइन के साथ रख दूं तो क्या सब अपने आप सही हो जाए? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला हर केस के लिए लगाया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला होगा E plus 1 by U equals to 1 by F for both the mirrors, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, for all the cases, for all the cases, बस इतना होना चाहिए कि रेस पैरेक्सियल होनी चाहिए। और VUF को कैसे रखते हैं? सर ये तो आपने सिखा दिया साइन के साथ, पर साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं ये हमें आना। और ये साइन कन्वेंशन सिर्फ आज के लिए नहीं है, मिरर के लिए भी वैलिड है, लेंस के लिए भी वैलिड है, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए भी वैलिड है, प्रिज्म के लिए भी वैलिड है, स्लैब के लिए भी वैलिड है। इसलिए जो आज बात सिखा रहा हूं वो अपने को पूरी ऑप्टिक्स में याद होनी चाहिए। कोई अपनी अक्ल नहीं लगानी, अगर पहले कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ रटा हुआ है, उसे भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूं वैसे ही करो, सबसे बढ़िया और बेस्ट होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खैर, तो VUF रखते हैं साइन के साथ। अब सर साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं? बिल्कुल बेसिक सी बात सुनिए अच्छे से। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन की तो बिल्कुल बेसिक सी बात, साइन कन्वेंशन पहले एक बार समझो अपन। मान लो कि मैं बोलूं कि एक मिरर है, इस मिरर से 10 या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। मान लीजिए मैं बोलूं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फिर से सवाल सुनना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट, पहले बताओ फ्रंट का क्या मतलब है? उधर वाली साइड जो रिफ्लेक्टिंग है या जो अनसिल्वर्ड है? रिफ्लेक्टिंग वाली। बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो हमने बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो मैंने लैंग्वेज लिखाई, अब मुस्कान आंटी ने डायग्राम बनाया, ठीक, और कैशियर आंटी ने ये बनाया। कौन सही है? दोनों सही है, परफेक्ट। और मैं कह रहा हूं रामलाल अपना जो है उसने ऐसे बनाया, ये सही है गलत? ये भी सही है यार, डायग्राम तो कैसे ही बनाया जा सकता है। अब बात समझो, अगर तीनों सही हैं, अगर तीनों, तो तीनों का साइन कन्वेंशन भी सेम होना, साइन कन्वेंशन भी सेम होना। तो साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहली शर्त, पोल को ओरिजिन मान लें। पोल को क्या मान लें? सबसे पहली शर्त पोल को ओरिजिन मान लें, और फिर काम की रेस ढूंढें। अगर मुस्कान आंटी ने डायग्राम बनाया तो उनके लिए काम की रेस ऐसे जाएंगी, कैशियर आंटी के लिए ऐसे जाएंगी, रामलाल के लिए ऐसे जाएंगी। अरे यार, काम की रेस मतलब जो इंसिडेंट रे मिरर पे गिर रही है, बोलिए ऐसा नो। तो मुस्कान आंटी के लिए ऐसे होंगी, कैशियर आंटी के लिए ऐसे होंगी, रामलाल के लिए ऐसे होंगी। जिधर जाए काम की रेस, जिधर जाए उधर लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है? तो क्या मुस्कान आंटी के लिए इधर पॉजिटिव है? अरे नहीं आया। क्या कैशियर आंटी के लिए इधर पॉजिटिव है? क्या रामलाल के लिए इधर पॉजिटिव है? अरे नहीं आया। तो जिधर जाए काम की रेस उधर क्या लेना है? पॉजिटिव। अब समझ आ गई कि मुस्कान आंटी के लिए इधर पॉजिटिव है और इधर, कैशियर आंटी के लिए इधर पॉजिटिव और इधर, इसके लिए नीचे पॉजिटिव और ऊपर। अब बोल, इसके लिए यू क्या है? +30 -30। सोच लो, मुस्कान आंटी के लिए यू क्या है? एफ। कैफ उधर ही होता है जिधर सेंटर होता है, एफ उधर ही होता है जिधर, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, नहीं आया। बहुत बढ़िया। इसके लिए एफ क्या है? -10 माइनस, मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता। इसके लिए बोला है, सॉरी इसके लिए बोल यू, इसके लिए यू बोल, इसके लिए यू बोल, एफ, इसके लिए यू बोल, इसके लिए एफ बोल। तीनों का ये सेम है, तीनों का, इसलिए आंसर भी सेम आएगा और मतलब भी सेम आएगा। आंसर भी सेम आएगा और इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत। बेसिक साइन कन्वेंशन ये है कि अज्यूम पोल इज ओरिजिन, अज्यूम
और जिधर जाएं उधर क्या लेना है? अरे नहीं आया। जिधर जाएं काम की रेस उधर क्या लेना है? क्या साइन कन्वेंशन की बेसिक बात समझ आई है? सोच लो, अभी 4-5 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी आपको और फील आ जाएगी। इतनी बात समझ आएगी कि नहीं आई? उतार। हाँ रामलाल, अभी तो मिरर क्या है, ये कि ये तो कोई भी ले लें, मान लीजिए ये है तो इधर ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बी अभी सब रटा दूंगा, टेंशन मत लो। जो मैं कह रहा हूँ करता चल। तेरा नाम याद था क्या मुन्नू आंटी का? नहीं याद था? खाई टी कसम। ऐसा हाँ, अब सुन, तो अपने साइन कन्वेंशन के लिए बेसिक लिख लें। अज्यूम पोल एज ओरिजिन, अज्यूम पोल एज ओरिजिन पहले लिखना, अज्यूम मतलब साइन कन्वेंशन लिखना पहले, अज्यूम पोल एज ओरिजिन, और जिधर जाएं काम की रेज उधर लेना है पॉजिटिव। अज्यूम पोल एज ओरिजिन और लिखें जिधर जाएं काम की रेज उधर लेना है पॉजिटिव। अज्यूम पोल एज ओरिजिन और जिधर जाएं काम की रेज उधर लेना है पॉजिटिव। हो गया? मैं आपसे छोटे छोटे ऐसे पूछ लेता हूँ। मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, बोलना कौन सा मिरर है? चल बोल। ऑब्जेक्ट यहाँ यू क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? ऐसे बता, यू क्या होगा? सब लोग बोलेंगे यू। एफ सब लोग बोलेंगे। क्या अगर ऐसे मिरर रखा हुआ है, क्या काम की रेज ऐसे जाएंगी? क्या पॉजिटिव नीचे होगा? तो यू क्या होगा? नेगेटिव। और एफ किधर है? अरे भाई सब नहीं आया। सोच लो, क्या यू और एफ का साइन आप ढूंढ सकते हो? अज्यूम पोल एज ओरिजिन, जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव। कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2-4-5 सवाल करते हैं, फील आ जाएगी अपने आप। थोड़ा छोटा करने के लिए आप इस फॉर्मूले को ऐसे समझ लीजिए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में अगर आपको कभी भी v निकालना हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। बोलो सही बोल रहा हूँ क्या? तो ध्यान से देखो, तो v की वैल्यू क्या लिख सकते हो? uf बाई u माइनस f। तुम्हें समझ नहीं आया भाई साहब? v इक्वल टू uf बाई, डायरेक्ट याद रहे तो कोई बुराई। इसमें u और f कैसे रखेंगे और v भी कैसे आएगा? अगर v पॉजिटिव आ जाए जैसे इस सवाल में, अभी नीचे वाले सवाल में, तो क्या इमेज नीचे बननी थी? और अगर नेगेटिव आ जाए तो ऊपर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। 2-4 सवाल करते हैं, फील के साथ अपने आप अपने को बातें समझ में आ जाएगी इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, ताकि, और यही बात बिल्कुल लेंस में होगी। लेंस में यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा? क्या होगा? माइनस। बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो ये सेम टाइप की प्रैक्टिस है, इसलिए परेशान ना हो, ध्यान से सुनते चले, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सवाल एक चालू करता हूं, सिंपल सवाल से अपन चालू करते हैं। आइए, मेहरबान कदरदान सन्नाटों के समान आइए। मान लीजिए फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताइए इमेज कहाँ बनेगी? सब लोग सवाल सॉल्व करेंगे फटाक से। शाबाश, फटाक से करेंगे सब लोग। साइन के साथ बताएंगे सब लोग। सब लोग साइन के साथ बताएंगे। साइन के साथ बताना है, गड़बड़ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवाल है, गड़बड़ मत करना एकदम। बोलिए बोलिए। चल, क्या काम की रेंज इधर गई तो अपना पॉजिटिव है, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। चलिए सब लोग बोलिए। हमें लगना है v इक्वल टू uf बाय u माइनस f। u कितना? u कितना? करेक्ट, -30। f कितना? -20। शाबाश। uf बाई -30 माइनस ऑफ -20 क्या है? +20। कोई बुराई? ध्यान से देखो तो v की वैल्यू आएगी -60। अब मतलब भी -60 मीन्स व्हाट? किधर किधर प्लॉट करें? क्या यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर? सो दिस इज इमेज, यानी कि रे ऐसे गई होगी, रे ऐसे गई होगी, क्या टकरा कर वापस ऐसे आई होगी? अगर मैं रे डायग्राम बनाने का प्रयास करूं तो क्या डायग्राम ऐसे बनना चाहिए? क्या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? इसका मतलब अभी समय के साथ आपको और समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बना रहा हूं, ताकि मैं आपको और भी चीजें बता पाऊं। पहले तो क्या ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल समझ आया? एक और सवाल कर दे ताकि मुझे अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, मान लीजिए कि आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मिरर आपके सामने है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे। चलिए बताइए
गलत करे बोलिए, क्या रे ऐसे गई, ऐसे गई तो इधर पॉजिटिव लेना चाहिए, इधर पॉजिटिव ये ओरिजिन। चलिए सब लोग बोलिए, फॉर्मूला है v इक्वल टू uf बाई u माइनस f। u बोलिए, इधर सबका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। u की वैल्यू -10 प्लस 10, करेक्ट, -10, f -20, करेक्ट, -10 माइनस माइनस प्लस 20, कोई बुराई, कोई कष्ट। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो v इक्वल टू -10 -20 -10 -20, v की वैल्यू कितनी है देख ध्यान से, ये 0 0 0 कट गया, ये कितना बचा +20 ऊपर +20 बाई, अरे बोलना यार कितना, +20 है -20, +20, +20 का क्या मतलब है, इधर की इधर, पक्की बात। अब ध्यान सुनिए, इधर +20 यहाँ कहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या रे इधर आ सकती है, रे डायग्राम भी बनाना आना, मुझे बताओ क्या रे इधर आ सकती है, मिरर फोड़ के इधर थोड़ी आ सकती है, ये प्लेन मिरर जैसा है, पीछे रे जाती, क्या वहां से आती हुई, मतलब क्या रे यहां से टकरा कर ऐसे जाती हुई लगेगी, अरे नहीं आया। आपको नहीं लगता इस इमेज और इस इमेज में एक बेसिक अंतर है, इस इमेज और इस इमेज में एक जो हर जगह होगा, यहां पर इमेज पे असलियत में रे मिल रही है या मिलती हुई लग रही है, इसमें क्या इमेज बनने के दो तरीके समझ आ रहे हैं, मिलते हुए लगना और असलियत में मिलना, एक बात है अलग अलग। अब बेसिक बात इमेजेस फॉर्मेशन की, चाहे वो प्लेन मिरर में हो, स्फेरिकल मिरर में हो, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में हो, लेंसेज में हो, प्रिज्म में हो, स्लैब में हो, कहीं पे भी हो, अगर असलियत में मिले रेज, अगर तो उसे कहते हैं रियल इमेज। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज इज व्हाट, अगर असलियत में मिले रेज तो उसे कहते हैं, और मिलती हुई लगे तो वर्चुअल इमेज। इसलिए हमेशा मैं अब ये भी पूछूंगा आपसे कि वर्चुअल बनी कि रियल बनी, और वर्चुअल बनी कि रियल बनी, आपको अपनी बुद्धि से आंसर देना है। तो रियल इमेज क्या है, जहां पर असलियत में मिले रेज, जहां पर, ये उतार लो डेफिनेशन अपनी शब्दों में लिख लो, जो तुम्हें लिखना हो, मैं नहीं लिखा रहा, जहां पर असलियत में मिले रेज उसे कहते हैं रियल इमेज, जहां पर असलियत में मिले रेज उसे कहते हैं रियल इमेज, है ना सन्नाटो। कोई बताएंगे कि रियल बनी कि वर्चुअल बनी। आइए कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, गलत मत करिएगा, कसम उड़ान चलेगी। Focal length 20 centimeter, you know, and object is placed at 20 centimeter, you know. बताइए इमेज कहाँ बनेगी, हैं इनफाइनाइट पे बनेगी, कंफ्यूज मत हो, ये फोकस नहीं है। क्या ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, पहले तो क्या ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है क्या, यस और नो। मेरा पहला सवाल, क्या ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर ही तो है, अरे आंसर छोड़, पहले पूछ रहे थे, बता कि ऑब्जेक्ट फोकस पर है क्या, क्या ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही तो ये फोकस पे नहीं है, क्या फोकस इसका इधर है कि इधर है, इधर थोड़ी रखा है, अरे यार कंफ्यूज मत हो, ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं रखा है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, ढंग से साइन कन्वेंशन डालिए, आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन आया है, इधर जाए काम की रेज, इधर पॉजिटिव, जिधर पॉजिटिव लिख दिया भाई साहब, उसे ओरिजिन मान लिया, v इक्वल टू uf, u का मतलब u कितना -20, f f +20 भाई साहब, हो तो -20 v की वैल्यू आई +10 इधर +10 का मतलब इधर 10, इधर 10 का मतलब रे वास्तविकता में इधर नहीं गई, इधर जाती हुई लगी। बोलो इमेज कैसी, वर्चुअल रियल। अब बोलो, ऐसे सवाल और कराऊं कि बात समझ आई, एक आध इलस्ट्रेशन और की क्लैरिटी है, पक्की बात, सिंपल यूवी वाले सवाल आएंगे, क्या मैं कर सकता हूं, थोड़ा और अच्छी बातें सीखते हैं, मुझे समझ आया। आपने वर्चुअल इमेज सुन ली, रियल इमेज सुन ली,
एक और चीज होती है, इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट और जैसे मान लो कि इस इमेज के बनने से पहले ही मैं कोई मिरर रख देता है यहां। सोच, इस इमेज के पहले ही मैं इन दोनों के बीच में मिरर रख देता, तो आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन उस मिरर के लिए कुछ ऐसी होती? यार, तुझे मेरी बात समझ, ये बात मैं प्लेन मिरर में भी समझा सकता था, पर यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फील आती है। आपको नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में अगर मैं ऐसे मिरर रख देता हूं, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, आपको नहीं लगता उस मिरर के लिए रेज ऐसे आती जिन्हें हम इंसिडेंट रे कहते हैं? बोल यस और नो। अब ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रे ही तो बनाता है, पर बाकी सब नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में क्या इंसिडेंट रेज मिरर पे ऐसे गिरती है? जबकि इन स्पेशल केसेस में रे ऐसे गिरती है कि ऐसे गिरती है? कन्वर्ज करती हुई। कैसी करती हुई? नहीं आया, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट बनाती है। यानी कि ये कुछ ऐसे होती, अगर नहीं होता मिरर तो ऐसे मिलती, तो बोलो ऑब्जेक्ट कहां है? अनंत पे कि ये इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, पर ये बनने से पहले ही इसका यूज ले लिया गया, ऐसा समझे आप? बनने से इसका यूज, तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसा है कि कुछ अलग है? इसलिए इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? When the incident rays are converging, when the और ऐसा कब होता है कि इलस्ट्रेशन से समझ आ रहा है? ऐसा कब होता है इलस्ट्रेशन से समझ? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? पहले सवाल सुन ले, फिर समझना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। कुछ भी सवाल लेते हैं, मान लीजिए किसी फोकल लेंथ, जो इच्छा हो तुम्हारी, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये यहां पे मिलती, मुझे नहीं पता, 40 सेंटीमीटर। अभी भी ये सवाल तो है, अभी भी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब यू क्या है? +40 की -40, +40 की -40। काम की रेस किधर से किधर आ रही है? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट? सोच के बोल। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। इसीलिए मैंने साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई कमेंट नहीं करा है, जो हो सकता है आपने 12वीं में पढ़ा हो। इसलिए जैसे मैं कह रहा हूं वैसे 12वीं में पढ़ा उसे मत रखना, क्योंकि मैं आपको सारे केसेस के लिए एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। जिधर जाएं ऑब्जेक्ट से कोई नहीं, जिधर जाएं। अब बोल, काम की रेस किधर जा रही है? राइट से लेफ्ट की लेफ्ट से राइट? तो पॉजिटिव इधर। तुम्हें मेरी बात समझ? अब बोल यू क्या? +40 -40, +40 -40, पक्की बात? अब देखो v इक्वल्स टू u कितना? 40, u कितना? 40, f कितना? करेक्ट, -20/40 +20। तुम्हें नहीं आया तो भाई साहब आंसर आया -80/6 -40/3। अरे माना तो बोल। माइनस, अब बता 40 -40/3 है किधर? -40/3 है किधर? किधर है? हाँ, और तेरी की यहां पर है 40/3, यानी कि रे खुपाच। इमेज कैसी? 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 तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी? रियल। कैसी बनी? देख, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? क्या बात अच्छे से समझ आई है? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलो, क्लैरिटी है? ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? जो तीनों इलस्ट्रेशन पहले लिए थे वो रियल के थे, अभी लास्ट वाला किसका लिया? देख, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये भी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? बता रही, एक सवाल और कराता हूं, आपको अच्छा लगेगा मेरे सन्नाटो।
मान लीजिए फोकल 10 सेंटीमीटर है, ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द आता है, या। हाँ, हाँ, फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, कितनी है? और ऐसे रे आ रही, कैसा ऑब्जेक्ट? शाबाश। मान लीजिए यहां मिलती 40 सेंटीमीटर पर। चलिए, सवाल करिए। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। जल्दी बोलिए, सब लोग बोलेंगे। 40/3 प्लस माइनस। ऑब्जेक्ट कैसा है? इमेज के बारे में भी सोचो। सब लोग सवाल करेंगे। यार तुम्हें नहीं आया, सोच लो। चलिए सब लोग करते हैं। कान की रेंज इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव है, तो भी लिखा जाएगा u की वैल्यू 40, f की वैल्यू 10, तो u माइनस f, तो 40 माइनस 10, तो आंसर आया 40/3 प्लस की माइनस। प्लस का मतलब 40/3, यहाँ कहीं का मतलब रे टकरा कर ऐसे गई, रे टकरा कर ऐसे गई। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बताइए इमेज कैसी है? वर्चुअल। मैंने कोई गधेड़ों की तरह इलस्ट्रेशन नहीं लेनी है, 5 बोर्ड पे इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखिए, सारे केसेस कवर्ड हैं। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। अरे भाई 5 सवाल प्रैक्टिस भी करें और सारे केसेस भी कवर करें। बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये इतने ही सवाल हो सकते हैं या अनंत हो सकते हैं? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी सिंगल मिरर का सवाल आएगा, चाहे वो रियल हो चाहे वो सवाल मेरा गलत नहीं होगा, मुझे सब आता है। और पूछ ले वर्चुअल रियल, अभी और चर्चा करेंगे अगले टाइम पे, ऐसी बात नहीं, अभी तो चर्चा चालू हुई है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आएगी? होमवर्क वापस से वो जो प्लेन मिरर का जितना से ट्राई करेंगे, जिसमें मैकेनिक्स ज्यादा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बाकी के लिए परेशान होना। अरे नहीं आया, पक्की बात। तो अगले टाइम डिस्कशन करेंगे जो मैंने आपको बताया और इसी के आगे बढ़ेंगे।